Hi everyone, it's me Javeria Jabin and today we are going to study about homeostasis. Homeostasis is the balance of internal body, environment irrespective of the The external. human body consists of trillions of cells all working together for the maintenance of the entire organism. There are about 37 trillion cells, almost 2 trillion cells in the human body. While cells may perform very different functions, all the cells are quite similar in their metabolic requirements. कुछ कार्डियक सेल्स होते हैं उनका ज़्यादा मेन फंक्शन होता है हार्ट बीट को कंट्रोल करना, कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कुछ लीवर के जो उनसे सेल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कि ब्लड की सर्कुलेशन को जो है ना वो मेंटेन करना। लेकिन इंटरनल लेवल के ऊपर, बेसिक लेवल के ऊपर सारे सेल्स के कुछ रिक्वायरमेंट्स सेम होती हैं। जिस तरह से एटीपी सिंथेसिस है वो हर सेल के अंदर परफॉर्म होती है, जिस तरह प्रोटीन सिंथेसिस है वो सब सेल्स के अंदर परफॉर्म होती है, सेल डिवीजन है वो सब सेल्स के अंदर परफॉर्म होती है। सो वाइल सेल्स may have very different functions, but all the cells are quite similar in their metabolic requirements. Maintaining a constant internal environment with all the cells need to survive oxygen, glucose, mineral ions, waste removal, and so forth is necessary for the well-being of an individual cells and the well-being of the entire body. The very process by which the body regulates its internal environment are collectively referred to as homeostasis. In other words, we can say that homeostasis is the maintenance of the internal environment of the body irrespective of the external environment of the body. बाहर आपके बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चाहे कम हो, सर्दी हो या गर्मी हो, आपकी बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जो कि है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अगर वो बॉडी टेम्परेचर वेरिएट करता है तो फिर बुखार हो जाता है जो कि इंसान की तबीयत को ख़राब करता है। सो आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली वो हैं द प्रोसेस बाय विच सिस्टम्स आर केप्ट विद इन द सर्टेन लिमिट्स, यानी हम लोग होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। एंड नंबर टू इज़ द फीडबैक मैकेनिज्म इन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को यानी बैलेंस को बॉडी के अंदर दो तरीक़ों से मेंटेन किया जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। सो उन दोनों प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के अंदर डिफरेंस समझेंगे, उनके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेम एंड स्टेडी। होम्योस्टेसिस, होम्योज वर्ड इज means same and stasis means steady, self-regulating process by which the biological systems tend to maintain the stability। एक नॉर्मल, एक ऑप्टिमल कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मेंटेन करना, इस बॉडी को स्टेबलाइज करना होता है। सो homeostasis it refers to an any process that living things use to actively maintain fairly stable conditions necessary for the survival। आपके सर्वाइवल के लिए होम्योस्टेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होम्योस्टेसिस में जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेनेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन is very important for this human organism, and the maintenance of oxygen is maintained by the respiratory system, and the excretion of carbon dioxide is maintained by the respiratory system। और अदर एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट करता है कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम, यूरिन के थ्रू, फेसिस के थ्रू, फीकल मटेरियल के थ्रू वो बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ। The term homeostasis was first used in 1930 by the physician Walter His book, Cannon. The Wisdom of the Body, describes how the human body maintains steady levels of the temperature and other vital conditions such as water, salt, sugar, protein, fat, calcium, and oxygen contents of the blood। वाटर फ्लूइड, जो पीएच होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, सेल्स के अराउंड जो फ्लूइड होता है उसकी पीएच है 7.4, जो कि एक स्पेसिफिक पीएच है। उसमें वेरिएशन जो है, द वेरिएशन इन द पीएच ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैन इफेक्ट द बॉडी वेरी वेरी डैमेज
properties or importance or significance of homeostasis is defined as homeostasis in the general sense refers to stability, balance, or equilibrium within a cell or the body. Homeostasis is the tendency to resist change in order to maintain a stable relatively. बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं, जिस तरह हमने किसी दिन मिठाई ज़्यादा खाई है तो शुगर लेवल बॉडी का इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं और शुगर लेवल को डिक्रीज़ करते हैं। पेनक्रियाज जब इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं तो इंसुलिन उस शुगर्स को इम्प्लांट करती है मसल के अंदर और बोन्स के अंदर, और इस तरह से ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज़ होता है और एक बैलेंस मेंटेन होता है। वो बैलेंस, जो मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस है ना, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज़ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इसको आप जितने भी तरीक़ों से, आप डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर टू द ब्लड प्रेशर टू द levels of certain nutrients, each physiological condition has a particular set point. अगर pH है ब्लड की, उसका भी एक सेट पॉइंट है 7.4। अगर टेम्परेचर है बॉडी का, उसका भी एक सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हर बैलेंस जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द सेट पॉइंट इज़ द फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड विच द नॉर्मल रेंज फ्लक्चुएट्स। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है जिसको बॉडी मेंटेन कर लेता है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन जो है वो बेयरेबल होती है। कभी कभार वो फ्लक्चुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा आपको स्वेयर और टफ टाइम भी दे सकती हैं। A normal range is the restricted set of values that is optimal and stable. Keeping a stable internal environment requires constant adjustment as conditions change inside and outside the cell. The adjusting of the system within a cell is the homeostatic regulation. Okay. Feedback regulation loops. The endocrine system plays an important role in the homeostasis because the hormones regulate the activity of the blood cells. Hormones पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो दो सिस्टम्स के पास है। नंबर 1 नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। द नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड इंक्लूड होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सारी नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। तो एक तो नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर कनेक्शन मेंटेन हो रहा है, होम बैलेंस मेंटेन हो रहा है, और एक स्टेबल कंडीशन, एक स्टेबल बॉडी इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। और नंबर 2 प्रोसेस इज़ एंडोक्राइन प्रोसेस। एंडोक्राइन जो सिस्टम है ये एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें डिफरेंट केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ होते हैं, और वो केमिकल्स ब्लड की रेगुलेशन के साथ ही ब्रेन तक पहुंचते हैं, और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और इंटीग्रेट करता है और बॉडी को कमांड करता है बैलेंस, बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करने में, एंड अवॉइड द बॉडी टू get any damage and any destruction. The release of hormones into the blood is controlled by a stimulus. For example, the stimulus either causes an increase or decrease in the hormones secreted. Thus, the response to a stimulate changes the internal conditions and may itself become a new stimulus. The self-adjusting mechanism is called feedback mechanism. So, होम्योस्टेसिस जो बॉडी के अंदर मेंटेन हो रहा है, होम्योस्टेटिक कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं 4 कंपोनेंट्स। नंबर 1 सेंसर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर एंड नंबर 3 इफेक्टर। सेंसरी सेल्स जो होते हैं, जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, बॉडी के अंदर कोई भी डेविएशन होती है, किसी भी किस्म का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। वो स्टिमुलस इंटरप्रेट करता है रिसेप्टर्स उन मसल्स को, उन सेल्स को कहते हैं जो उस डेविएशन को, उस बॉडी के उस चेंज को रिकग्नाइज करते हैं। उन सेल्स को, उन ग्लैंड्स को, उन मसल्स को हम कहेंगे रिसेप्टर सेल्स उस मैसेज को ब्रेन तक, यानी कि सेंट्रल सिस्टम तक कन्वे करते हैं 2 प्रोसेसेस के ज़रिए, या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए, या फिर उसको
हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। अगर मसल्स हैं तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्लड तक मैसेज पहुंचाएंगे, और अगर ग्लैंड्स हैं तो वो हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और केमिकल प्रोसेस के थ्रू ब्लड के पास मैसेज जाएगा। ब्लड उस सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा, इंटरप्रेट करेगा और बॉडी को कमांड देगा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। मोटर न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे और इफेक्टर्स तक, यानी उन मसल्स तक और ग्लैंड्स तक पहुंचाएंगे, और वो बॉडी के उस चेंज को नॉर्मल करने के लिए वर्क स्टार्ट कर देंगे, और बॉडी के अंदर एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। The main example of homeostasis are as follows: the regulation of the amounts of water and minerals in the body. This is called osmoregulation. This happens primarily in the kidneys. The removal of the metabolic waste, this is known as excretion, and this is done by the excretory organs such as kidneys and lungs. The regulation of the body temperature is mainly done by the skin. सो बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका लेवल हाई हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स के अंदर इंक्लूड क्या होते हैं? सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, कैल्शियम आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है, सोडियम आ जाता है। डिफरेंट आयंस, जो भी आयंस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, वो सारे आयंस हम न्यूट्रिएंट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो रेगुलरली जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, रेगुलर हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सचेंज हो रही है लंग्स के थ्रू। ऑक्सीजन जो है वो लंग्स ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। अब अदर न्यूट्रिएंट्स जिस तरह से कैल्शियम है, फॉस्फेट है और सोडियम है, जो कि बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, जो एक्स्ट्रा हैं, जो बॉडी के लिए हार्म कॉज कर सकते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी यूरिनरी सिस्टम। किडनीज़ का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में से वो जब ब्लड पास करता है तो ब्लड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, अदर आयंस, वो सारे फिल्टरेट हो जाते हैं ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल के अंदर। बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रहा होता है। उस बोमेंस कैप्सूल में सारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फिर उन वेसिकल्स, उन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए किडनी से यूरेटर के अंदर आते हैं, यूरेटर से फिर देन ब्लेडर में, और ब्लेडर से यूरेथ्रा में, और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और बॉडी का और जो एक्स्ट्रा बाकी न्यूट्रिएंट्स कुछ बॉडी के अंदर रह जाते हैं, वो बॉडी जो स्किन है, वो स्किन उसको पसीने के के अंदर हम लोगों को पसीना आता है, तो उसके अंदर भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होते, हार्मफुल होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो सारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। डिफरेंट तरीके हैं बॉडी में से एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी हार्मफुल मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करने के। द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर। आजकल बहुत कॉमन हो गया है डायबिटीज़ के पेशेंट्स। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। तो बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल में आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो आदर हाई हो जाता है, और बॉडी में एक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो बैलेंस मेंटेन कैसे होता है, हम लोग बेसिकली ये पढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ मेनली डन बाय द लीवर एंड द इंसुलिन एंड द ग्लूकागोन सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज इन द सेल। सो होम्योस्टेसिस बॉडी में मेंटेन हो सकता है जिन प्रोसेसेस के ज़रिए हम उन प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। Number one process is osmoregulation. Osmoregulation is the maintenance of the water in the human body. Excess water, salts, and urea is expelled from the body in this process. Antidiuretic hormone, aldosterone hormone, these hormones regulate the amount of water
रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन द किडनीज, किडनी के अंदर एक्सक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन और सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, जिससे बॉडी के आयंस मेंटेन रहते हैं, बॉडी को जितना वाटर रिक्वायर्ड है वो बॉडी के अंदर रहता है, रिटेन रहता है, और जो बॉडी को वाटर रिक्वायर्ड नहीं है वो थ्रू द ट्यूब्यूल्स, किडनी और नेफ्रॉन्स जो है वो उन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो वाटर बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इसी तरह से, यूरिनरी सिस्टम जो है वो इसी तरह से जो भी वाटर एक्स्ट्रा है उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है, और वो बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। जो दूसरा है प्रोसेस, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली इसमें हार्मोन्स आ जाते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। जब बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस डिस्टर्ब होता है, अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया है, इन वाटर कंटेंट इंक्रीज़ हो गया है, तो आपके ब्रेन का मैसेज जाएगा, आपका ब्रेन जो है वो इस तरह की बॉडी के अंदर कंडीशंस को डेवलप करते हैं कि आपको प्यास नहीं लगेगी। आपको प्यास नहीं लगेगी, आप पानी नहीं पिएंगे, वाटर इनटेक कम हो जाएगा, और जो बॉडी के अंदर इंक्रीज्ड वाटर है वो सारा यूज़ हो जाएगा, और आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। एक तरीका ये हो गया। लेकिन अगर आपको प्यास नहीं लगी है, आप फिर भी पानी पिए जा रहे हो, और बॉडी के अंदर एक वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो फिर ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, तो वो हाइपोथैलेमस जो है उसको स्टिमुलेशन जाता है, हाइपोथैलेमस एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज़, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स का जो रिलीज़ है उसको डिक्रीज़ कर देता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बेसिकली किडनीज के ऊपर जाकर वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन करता है। सो जब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन डिक्रीज़ हो जाएगा बॉडी के अंदर से, बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वाटर को रिटेन नहीं करेगी, तो वाटर जो है वो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स की तरफ पास करेगा, और वहाँ से यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और हमारी बॉडी में वाटर का एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। अब अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज़ हो गया है, तो हमें ज़्यादा प्यास लगेगी। हमारे बॉडी में जो ब्रेन है वो इस तरह की कंडीशंस मेंटेन करेगा, इस तरह सिग्नल्स देगा। ज़्यादा प्यास लगेगी व्हेन देयर इज़ अ थर्स्ट, वी अपटेक वाटर, वी इनटेक वाटर, वाटर कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर हम पानी नहीं पी रहे, तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस में, वो फिर से स्टिमुलेट होंगे, वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को इंक्रीज़ कर देंगे। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो किडनी से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा। बॉडी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जब रिटेन रहेगा, तो वो बॉडी उस वाटर से अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगी। कम अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बहुत कम वाटर जो है वो ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स की तरफ ट्रैवल किया है, तो इस तरह यूरिन कम प्रोड्यूस होगा, और हमारी बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट्स, वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर लेगी। अगर ये प्रोसेस चलता रहे, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहे वाटर कंटेंट, डिक्रीज्ड वाटर कंटेंट का, तो फिर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं वो बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते हैं, और बॉडी में डिफरेंट किडनी स्टोन्स बन जाते हैं, क्योंकि वो सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाते, वो फिर सॉलिड फॉर्म में हमारी नेफ्रॉन्स के अंदर ही रह जाते हैं, और फिर वो किडनी स्टोन्स जो प्रॉब्लम कॉज करते हैं। उस किडनी स्टोन को फिर रिजॉल्व करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो पीते हैं, उससे वो फ्लो में आके जो है ना वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, या फिर उसको लिथोट्रिप्सी यानी रेज़, उसके ऊपर रेज़ फॉल करवाते हैं। वो रेज़ उन स्टोन्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर देती है, और फिर वो यूरिन के साथ जो है वो बॉडी से बाहर खारिज हो जाती हैं, या फिर डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, सर्जरी करके भी उस किडनी स्टोन को रिमूव किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट प्रोसेस टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस इन द बॉडी इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम, और नर्वस सिस्टम,
स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत ज़्यादा सिस्टम्स कलेक्टिव वर्क करते हैं बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। स्किन कैसे वर्क करती है, लेट्स सी। आप का बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, जो स्वेट, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। वो जो स्वेट है वो बेसिकली वाटर कंटेंट ही होता है, उसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं। जब वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं तो वो बॉडी से जब एक्सक्रीट आउट होते हैं तो बॉडी के अंदर कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है। और अगर सर्दी है तो सर्दी में आपकी बॉडी बिल्कुल भी स्वेट प्रोड्यूस नहीं करती है। कोई भी बॉडी के अंदर से वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं थ्रू द स्किन, और आपकी बॉडी को वार्म अप करते हैं, और इस तरह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज़ होता है और एक बैलेंस कंडीशन मेंटेन होती है अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, सर्दी है। नंबर टू, स्केलेटल मसल्स किस तरह से थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, शिवरिंग करके। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपके स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, कांपने लग पड़ते हैं, मूव करने लग पड़ते हैं, ट्रिगर करने लग पड़ते हैं, जिससे बॉडी के अंदर जब मसल्स, स्केलेटल मसल्स ट्रिगर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से शिवरिंग कर रहे हैं, कांप रहे हैं, तो बॉडी में एटीपी सिंथेसिस होती है। एटीपी सिंथेसिस आपकी बॉडी को वार्म अप करती है और आपके बॉडी टेम्परेचर को रेज़ करती है, और फिर आपको सर्दी नहीं लगती है। डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स एट द स्किन सरफेस। आप जब ब्लड वेसल्स, जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं। ब्लड वेसल्स जब डायलेट करती हैं तो कम प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन होता है। जब एक्सटर्नल टेम्परेचर कम होता है, सर्दियाँ होती हैं, तो आपकी जो बॉडी की ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं। उससे बॉडी की जो ब्लड है उसमें से बिल्कुल भी इवेपोरेशन नहीं होती है। ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ हो जाता है और बॉडी को वार्म अप कर देता है, और बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। नंबर 4 इज़ इंसुलेशन बाय एडिपोज टिश्यू। स्किन के ऊपर जो एडिपोज टिश्यू की एक लेयर होती है, यानी कि जो फैट मसल्स सेल्स होते हैं, स्वेट सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये बॉडी के जो वाटर कंटेंट है इसको इवेपोरेट नहीं होने देते और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। नंबर नर्व इम्पल्सिस के थ्रू बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। जब भी आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ है या फिर आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो डिफरेंट हॉर्मोन्स को एक्सक्रीट करके और डिफरेंट तरह के नर्व सिग्नल्स भेज के आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सो दिस इज़ हाउ के नर्वस सिस्टम भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने में। वो तो हर किस्म के कोई भी बॉडी में फंक्शन हो रहा है तो नर्वस सिस्टम तो इन्वॉल्व होता ही है। स्केलेटल मसल का मैंने आपको बता दिया कि शिवरिंग होती है जिस तरह से, और अगर आपको बिल्कुल गर्मियाँ हैं तो आप इस तरह से अपने बाजू को फैला लेते हैं ताकि ज़्यादा स्वेटिंग हो और बॉडी के अंदर कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो और आपको गर्मी ना लगे। और ब्लड वेसल्स वो डायलेट होती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं विद द टेम्परेचर, वेरिएशन इन द टेम्परेचर। और देन स्किन एंड एडिपोज टिश्यू, हाइपोथैलेमस भी डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। Then this is the homeostatic regulation. Homeostatic regulation is maintained by the feedback system. As the body works to maintain the homeostasis, any significant deviation from the normal range will be resisted, and homeostasis is restored through a process called feedback mechanism. Maintaining a stable internal environment is called homeostasis, and it requires constant monitoring adjustments as the conditions change. This adjusting of the physical and physiological systems within the body is called homeostatic regulation. Components of the homeostatic regulation.
जो होम्योस्टेसिस पूरा सिस्टम है पूरी बॉडी के अंदर, जो बैलेंस मेंटेन हो रहा है, उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर एंड नंबर 3 इफेक्टर। वर्किंग ऑफ द कंपोनेंट्स: रिसेप्टर रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम that something in the environment is changing। जो चेंज है इन्वायरमेंट में उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। मीन्स एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल environment of the body is called stimulus, and this stimulus is recognized by the muscles or glands which are called receptors, or this is responsible for the detecting any change in the environment। वो सेंसरी सेल्स हैं, मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जो भी सेंसर है वो डेविएशन को, स्टिमुलेशन को, स्टिमुलस को रिकग्नाइज करता है और कंट्रोल सेंटर तक उस मैसेज को डिलीवर करता है थ्रू सेंसरी सेल्स, थ्रू हॉर्मोन्स, थ्रू ब्लड स्ट्रीम। दो तरह के प्रोसेस से रिसेप्टर सेल्स अपने मैसेज को काउंटर कंट्रोल सेंटर तक डिलीवर करते हैं। एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिकल प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है नर्व्स के थ्रू, न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्सिस। बेसिकली नर्व इम्पल्सिस आर इन शॉर्ट कैन वी से कि ये करंट होता है, थोड़ा सा पोटेंशियल होता है। सो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है जिसमें नर्व इम्पल्सिस ट्रैवल करती हैं नर्व्स में, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स में। और केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हाइपोथैलेमस तक, ब्रेन तक पहुंचते हैं। और फिर जो ब्रेन है उसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर और इंटीग्रेशन सेंटर। इसको आप कंपेरेटर सेंटर भी कहते हैं। कंपेरेटर सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी की जो भी स्टेट है उसको नॉर्मल स्टेट के साथ कंपेयर करता है और फिर बॉडी को कमांड करता है टू मेंटेन द बैलेंस। इंटीग्रेशन सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी की कंडीशन को पहचानता है, रिकग्नाइज करता है, उसको फिर कमांड करता है बॉडी को। इंटीग्रेट का मतलब होता है मैसेज डिलीवर करना, यानी कि जब उस ब्रेन उस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करता है, किसी भी चेंज को, तो फिर आगे मैसेज डिलीवर करता है, कमांड करता है पूरी बॉडी को। पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बॉडी तक पहुंचाता है और बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करता है। द कंट्रोल सेंटर और इंटीग्रेशन सेंटर यानी कि जो ब्रेन है, दे रिसीव्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। द कंट्रोल सेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी और कंट्रोल सेंटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। द कंट्रोल सेंटर इज़ द कंपोनेंट इन द feedback system that compares the value of the normal range, that compare the value of the body state to the normal range. If the value deviates too much from the set point, then the control center activates an effector. Control center in the brain play roles in the regulating physiological parameters and keeping them within the normal range. The effector responds to the commands of control center by either opposing or enhancing the stimulus. आपके पास कोई भी स्टिमुलस है, आपने उसको रिस्पॉन्स करना है। इफेक्टर्स सेम वही जो रिसेप्टर सेल्स हैं, उन्होंने सेल्स स्टिमुलस को रिकग्नाइज किया है और सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाया है। ब्रेन ने देन मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए या फिर ब्लड में हार्मोन्स के ज़रिए दोबारा इफेक्टर्स तक, उन मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाया और वो मसल्स फिर रिस्पॉन्स शो करते हैं। या तो वो उस स्टिमुलस को इंक्रीज़ करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक शो करेंगे, या फिर एक्शन करेंगे कि उस स्टिमुलस को डिक्रीज़ किया जा सके, यानी नेगेटिव फीडबैक शो करेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ thermostat to make the concept of thermoregulation very clear. A metaphor to help us understand this process is the operation of a thermostat. The thermostat monitors and controls room temperature. A thermostat is a set point at a certain temperature that is considered ideal set point. The function of the thermostat is to keep the temperature in the room within a few degrees of the set points. If the room is colder than the set point, the thermostat receives information from the thermometer, the receptor, that is too cold. The effectors within the thermostat then will
turn on the heat to warm up the room. When the body temperature or the room temperature, when the room temperature reaches the set point, the receptor receives the information and the thermostat tells the heater to turn off. If the room is hotter than the set point, this also works when it is too hot in the room. The thermostat receives the information and turns on the air conditioner when the set point temperature is reached. The thermostat turns off the air conditioner. ओके जो हमारे रूम्स में एसी लगे होते हैं, इनके अंदर एक अपरेटस होता है, एक डिवाइस होती है, इसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं. जब ए रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है, हमने एसी के ऊपर जब ये टेम्परेचर मेंटेन किया, लाइक हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया है एसी के ऊपर. सो जब रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, एसी ट्रिप हो जाता है और मज़ीद एसी रूम के अंदर कूलिंग नहीं करता. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लो डाउन होता है 20 डिग्री से 18 डिग्री या 17 डिग्री तक जाता है, तो दोबारा से एसी एक्टिवेट होता है और उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है. लाइक अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है तो फिर उसको दोबारा से राइज अप करता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक. और अगर 20 डिग्री से डेविएट करके टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया तो उसको फिर दोबारा से थर्मोस्टेट ऑन होता है और उसको डिक्रीज़ करता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करता है थर्मोस्टेट. और अगर 20 डिग्री ही हो तो फिर थर्मोस्टेट ऑफ हो जाता है और एसी ट्रिप हो जाता है. सेम इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है. अगर बॉडी में हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो हाइपोथैलेमस फिर एक्टिविटीज़ डिफरेंट शुरू कर देता है उस बॉडी टेम्परेचर को 37 पे दोबारा मेंटेन करने की. अगर 37 से नीचे हो जाए तो फिर भी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देती है. सो द ऑप्टिमल और द सेट पॉइंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड and 98 degree Fahrenheit. Examples from the human body temperature. Our body control body temperature in a similar way. The brain is the control center, the receptor is our body's temperature sensors, and the effector is our blood vessels and sweat glands in our skin. When we feel heat, the temperature sensors in our skin send the message to the brain. Our brain then sends the message to the sweat glands to increase sweating and increases the blood flow to our skin. When we feel cold, the opposite happens. Our brain sends a message to our sweat glands to decrease sweating and decrease blood flow and begin shivering. This is an ongoing process that continually works to restore and maintain homeostasis. Because the internal and external environment of the body are constantly changing and adjustments must be made continuously to stay at or near the set point, homeostasis can be thought of as a dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium में जो बॉडी है वो सेम एक ही पोजीशन के ऊपर मेंटेन रहती है. सो होम्योस्टेसिस भी बॉडी को सेम एक ही पोजीशन के ऊपर मेंटेन करता है. सो डायनामिक इक्विलिब्रियम और होम्योस्टेसिस को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.